आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जापानी हॉरर रोमांटिक फिल्म की कहानी। सोचो जरा, एक लड़का अपने ही क्रश के बिस्तर के नीचे छिपकर रहने लगता है, जबकि वो लड़की अब शादीशुदा है और माँ भी बन चुकी है। प्यार, जुनून और डर का ऐसा मेल जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा डार्क है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडर योर बेड। कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसका नाम पार्क है। वो एक बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है और यहीं से सब कुछ महसूस कर रहा है। उसे ऊपर बिस्तर के हिलने की हलचल दिखती है, मशीन की आवाजें सुनाई देती है और वो ध्यान से हर चीज को महसूस करता है। पार्क धीरे से बिस्तर को छूता है और यहीं से कहानी हमको ले जाती है उसके बचपन में, जहाँ बचपन का पार्क एक पत्थर उठाकर उसके नीचे कीड़े मकोड़ों को देखता है। वो सोचता है कि इन पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। इनका होना या ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था, पास होने के बाद हमारी क्लास का ग्रुप फोटो खींचा गया। एक लड़की उस दिन अनुपस्थित थी। बाद में उसकी फोटो अलग से खींचकर जोड़ दी गई, लेकिन मेरा फोटो उस ग्रुप में नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं उस दिन आया नहीं था, मैं बस थोड़ी देर से पहुंचा था। जब मैं पहुंचा, उस वक्त फोटो खींची जा रही थी। एक स्टूडेंट की आंखें बंद थी तो सबकी फोटो दोबारा ली गई, लेकिन मैं सामने खड़ा था, फिर भी किसी ने मुझको नोटिस नहीं किया और ना ही बुलाया। उस वक्त तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब फोटो सबको दी गई, ना किसी टीचर ने ना किसी क्लासमेट ने मेरी कमी को महसूस किया। तब मुझको फिर से ये एहसास हुआ कि मैं भी उस पत्थर के नीचे रेंगते कीड़े की तरह हूँ, जिसे कोई देखता ही नहीं है। आज मेरी हालत भी वही है। मैं एक बिस्तर के नीचे छिपा हूँ और ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं है। लेकिन ये सब आज से नहीं, 4 महीने पहले शुरू हुआ था, और वो भी जून की एक बरसात भरी शाम से। मैं भीगा हुआ छाता लेकर लिफ्ट में चढ़ा था। पानी की बूंदें लिफ्ट के कारपेट पर टपक रही थी। मुझे आज भी वो पल साफ याद है। तभी एक लड़की लिफ्ट में आती है। उसके परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल ताजी लिली जैसी थी। उस महक ने मुझे पुरानी यादों में पहुंचा दिया। मुझे जानी की याद आई। जानी वही लड़की थी जिसके साथ मैंने कभी कॉफी पी थी। तब वो शायद 19 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें, ट्रेंडी हील और यहाँ तक कि उसकी पतली ड्रेस से झलकता उसका अंडरगारमेंट्स का रंग तक मुझको याद है। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ आज ही हुआ हो। कॉलेज के समय जानी ने एक बार मेरी क्लास में थोड़ी मदद की थी, वो भी मेरा नाम लेकर। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं भी किसी के लिए थोड़ा खास हूँ, क्योंकि जानी मेरा नाम जानती थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरा नाम लेकर मुझसे बात की थी। उसी पर मुझको लग गया था कि शायद ये मौका आखिरी हो। इसीलिए मैं चुपचाप सुनता रहा और वो लड़की यानी जानी अपने बारे में बताती रही। उसे टेनिस खेलना पसंद था। उसे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, सब कुछ बहुत आकर्षित करते थे। मैं उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और अंदर ही अंदर ये महसूस कर रहा था कि हमारी दुनियाएं कितनी अलग है। जानी एक खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और चंचल लड़की थी जिसके कई दोस्त थे। फिर भी वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। मैंने उसे अपनी पसंद के बारे में बताया। मैंने बोला कि मुझको रेनबो फिश पालना अच्छा लगता था। मैंने इस बारे में उससे सारी बातें शेयर की और वो मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में दिलचस्पी ले रही थी या बस औपचारिकता निभा रही थी। जिसके कुछ देर बाद वो कहती है कि अब उसको घर जाना है, लेकिन जाते जाते वो ये भी कहती है कि वो भी रेनबो फिश रखना चाहती है। मैंने झट से कह दिया, अगले हफ्ते तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें जितनी रेनबो फिश चाहे उतनी दे सकता हूँ। लेकिन उस पल से लेकर अब तक 11 साल बीत चुके हैं। अब मेरी उम्र 30 है और मेरी पसंदीदा कॉफी है मैंडरी, क्योंकि यही वो कॉफी थी जो मैंने पहली बार जेनी के साथ पी थी। उस वक्त मुझे उसका स्वाद कड़वा लगा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई, क्योंकि ये जेनी की फेवरेट थी। आज भी मैं बस एक बार फिर अपने नाम को उसकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। लिफ्ट में जिस लड़की का परफ्यूम मुझको जेनी की याद दिला गया था, उसकी स्मेल ने मुझे फिर से अतीत में धकेल दिया। मैं कॉलेज गया, जहाँ से मुझको पता चला कि जेनी की किसी सरकारी अफसर के साथ 24 की उम्र में ही शादी हो गई थी। मैंने उसका पता निकाला और उसके घर के आसपास मंडराने लगा। मन में ये उम्मीद थी कि जब जेनी मुझको देखेगी तो दौड़ते हुए कहेगी, पार्क तुम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद अब हम कहानी में देखते हैं कि जेनी सब्जी लेने बाहर आती है। वो पार्क के सामने से गुजरती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, उसके चेहरे पर जिंदगी की कोई रौनक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पसंदीदा लिली परफ्यूम की खुशबू भी नहीं थी। शायद उसने अब वो परफ्यूम लगाना छोड़ दिया था। पार्क के मन में सवाल उठता है, क्या जेनी इतनी बदल गई है? ऐसा क्या हुआ होगा जो अब वो इस हालात में पहुंच गई है? पार्क को इसका जवाब चाहिए था किसी भी कीमत पर। पार्क ने अपने पुराने एक्वेरियम की दुकान छोड़ दी थी और जेनी की कॉलोनी में एक नई दुकान खोली थी। नीचे दुकान था और उसके ऊपर पार्क का कमरा। पार्क ने अपने कॉलेज की ग्रुप फोटो से जेनी की तस्वीर को काटकर काफी बड़ा करवा लिया था, जिसको उसने दीवार पर टांग दिया था। पार्क अपने कॉलेज वाले टाइम को याद करता है और जेनी के स्टाइल वाला एक स्कार्फ खरीदता है, जिसके अंदर वो लिली परफ्यूम को छिड़कता है।
मतलब पार्क अभी भी जेनी से उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे अपने टीनेज में क्या करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क डिसाइड करता है कि वो जेनी को रेनबो फिश जरूर दिखाएगा, क्योंकि उसने वादा किया था। इसीलिए नेक्स्ट डे वो एक छोटा सा एक्वेरियम लेकर जेनी के घर चला जाता है। जेनी पार्क को देखकर उसको पहचानती नहीं है, लेकिन पार्क फिर भी खुश है क्योंकि आज वो जेनी के सामने खड़ा था। अब उन मछलियों को देखकर जेनी बहुत खुश होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर आकर इनको संभालते रहना। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक बार ऐसा होता है कि उन मछलियों को रखते समय पार्क का हाथ गलती से जेनी के सीने से टकरा जाता है। पार्क तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन वो पल शायद पार्क की जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, क्योंकि उस पल जेनी उसे सबसे खूबसूरत लग रही थी। वो जेनी को देखता रहता है और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। जिसके बाद पार्क एक एडवांस कैमरे से जेनी के घर की निगरानी शुरू कर देता है। हर रोज वो जेनी को आते जाते देखता है। फिर एक दिन वो जेनी को एक बच्चे के साथ देखता है। वो सोचता है कि शायद जेनी अब माँ बन चुकी है। अब बच्चे को संभालने की वजह से उसका बाहर आना जाना बहुत कम हो जाता है। जहाँ एक दिन पार्क जेनी को नहाता हुआ देखता है। वो देखता है कि जेनी टॉवल में बाल सुखा रही है और अचानक से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। पार्क उसे बिना कपड़ों के देख लेता है, जिसको वो देखता ही रह जाता है। वो हर रोज उसी समय इंतजार करता है कि जेनी नहाकर बाहर निकलेगी और वो उसको टॉवल में देख सकेगा। सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, लेकिन एक रात पार्क कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। डिनर टेबल पर जेम्स जेनी के ऊपर हाथ उठा देता है। अब ये देखकर पार्क सोच में पड़ जाता है कि आखिर जेनी इस आदमी के साथ क्यों रह रही है। लेकिन अगली सुबह वो हैरान रह जाता है क्योंकि जेनी जेम्स को मुस्कुराते हुए कार तक छोड़ने आई थी। वो उसको प्यार से अलविदा करती है। अब ये देखकर पार्क उलझ जाता है। वो सोचता है कि रात को जिस आदमी ने उसको मारा वो उसको इतने प्यार से क्यों छोड़ रही है, जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो। पार्क सोचता है कि क्या ये मेरी कल्पना थी या फिर ये सच्चाई थी, लेकिन तभी उसकी नजर जेनी की बंद आंखों पर जाती है और वो बेचैन हो उठता है। पिछली रात उसने साफ साफ देखा था कि जेम्स ने जेनी को बुरी तरह मारा था, जिसका निशान जेनी की आंखों पर था। अब वो समझ जाता है कि ये कोई उसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि ये सच्चाई थी। जिसके बाद पार्क अपने कैमरे से खींची गई जेनी की कुछ न्यूड फोटोज को देखता है, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आते हैं। और अब उसको समझ आ जाता है कि जेनी के इस बदले स्वभाव के पीछे उसके पति के साथ उसका रिश्ता ही जिम्मेदार है। अब पार्क ठान लेता है कि वो जेनी को थोड़ी खुशी देगा, इसलिए एक दिन वो जेनी के दरवाजे पर चुपचाप सफेद फूल रख जाता है, जिस पर उसने लिखा होता है कि ये फूल तुम्हारे लिए है जेनी, हमेशा खुश रहो। उसने कहीं अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन जब जेनी वो फूल उठाती है तो उसमें भी उसे कोई खास खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जेनी अंदर से टूट चुकी है। इसीलिए बाहर की दुनिया की चीजें उसे अब फीकी लग रही हैं। कुछ दिन बाद जेनी पार्क की दुकान पर आती है और वहाँ रखी मछलियों को ध्यान से देखने लगती है। जब वो उनकी कीमत पूछती है तो उसको लगता है कि काफी महंगी है, इसीलिए वो बिना कुछ खरीदे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पार्क उसको बहुत कम कीमत पर एक्वेरियम और मछलियाँ दे देता है। साथ ही में वो उस वाटर टैंक को जेनी के घर तक भी पहुँचा देता है। और अब जब जेनी किचन में मछलियों के लिए कुछ खाना लेने जाती है तो पार्क उसके घर की चाबी चुपके से उठा लेता है और उसकी डुप्लीकेट की बनवा लेता है। बाद में वो असली चाबी को वापस रख देता है ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद एक और बार वो फूल रखता है और चला जाता है। उसको पता होता है कि शायद इस बार भी जेनी फूल फेंक देगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है। जिसके बाद एक रात वो देखता है कि जेम्स जेनी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतार रहा है और उसके साथ पूरी तरह इंटीमेट हो रहा है। जेनी की चीखें पार्क अपने घर में बैठा सुन रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब जेनी और जेम्स घर पर नहीं थे तब पार्क ने डुप्लीकेट चाबी से उनके घर में घुसकर एक ऑडियो डिवाइस छिपा दी थी। अब वो पूरा दिन हेडफोन लगाकर जेनी के घर की बातचीत सुनता रहता था। वो हर 10 दिन में चोरी छिपे वहां जाकर जाता, मछलियों की टैंक की सफाई करता और हर हफ्ते अपने डिवाइस की बैटरी बदलता ताकि वो आवाज सुनता रहे। धीरे धीरे पार्क का जेनी के घर में आना जाना बढ़ जाता है। एक दिन तो सारी हदें पार तब हो जाती हैं जब वो जेनी के बेड के पास जाकर वहीं पर लेट जाता है। वो जेनी के बिस्तर पर लेटकर खुद को उसके करीब महसूस करता है और खुद को आत्म संतोष कर लेता है। लेकिन जब वो वहां से निकल रहा होता है तो वो गलती से जेनी के बच्चे से टकरा जाता है, यानी उस समय जेनी घर लौट चुकी थी। अब प्रेम की आवाज सुनकर जेनी कमरे में आती है और देखती है कि उसका प्रेम हिल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो बात करने चली जाती है। इसी बीच पार्क जल्दी से डुप्लीकेट चाबी उठाकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते जेनी के बच्चे को खिलाकर भी जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद जब जेनी पार्क की दुकान पर मछलियाँ लेने आती है तो उसका बच्चा पार्क को देखकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर जेनी खुश भी होती है और चौंक भी जाती है। वो बोलती है कि ये पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराया है। जिसके बाद वो पार्क से कहती है कि मैंने पहली बार रेनबो फिश खरीदी है, लेकिन ये इतनी हेल्दी कैसे है।
पार्क मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद इन मछलियों की देखभाल मैं करता हूँ, इसीलिए इतनी स्वस्थ है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि पार्क जेनी के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन जेनी को पार्क 1% भी याद नहीं है। अब इस बात से पार्क को थोड़ा बुरा लगता है कि जेनी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे ये तक याद नहीं है कि कॉलेज के दिनों में पार्क ने उसको मछलियाँ गिफ्ट की थी और वो खुद उसकी देखभाल भी करता था। उसको समझ नहीं आता कि जेनी कैसे इतनी आसानी से उसको भूल सकती है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगी। जेनी तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन अब भी उसे पार्क के साथ अपनी पहली वाली कॉफी डेट याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो कॉफी की पहली चुस्की लेती है, वो अचानक बोल पड़ती है यमी। और ये सुनकर अब पार्क के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पहली बार जब इन दोनों ने साथ में कॉफी पी थी तब भी जेनी ने ठीक ऐसा ही कहा था। अब जेनी के जाने के बाद पार्क उस कप को उठाता है जिसमें उसने कॉफी पी थी। वो उस कप को अपने होठों से छूकर महसूस करता है, जैसे वो जेनी को महसूस कर रहा हो। दोस्तों, अब जेनी के लिए पार्क का प्यार थोड़ा सा ऑब्सेशन बन चुका है। अब आगे देखते हैं कि ये ऑब्सेशन पार्क को किस हद तक लेकर जाता है। अब इसी पल पार्क एक फैसला करता है कि जब तक जेनी का बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, वो उसके पास रहेगा और उसको खुश रखने की कोशिश करेगा। और जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए जेनी की जिंदगी से दूर चला जाएगा। लेकिन इसके बाद जो वो करता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है, क्योंकि पार्क एक दिन डायपर पहनकर और खाने पीने का सामान लेकर चुपचाप जेनी के घर में घुस जाता है और उसके बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाता है। उसका इरादा था कि वो जितने दिन हो सके वहीं पर छुप कर रहे। ऊपर बिस्तर पर जेम्स जो भी जेनी के साथ करता, पार्क नीचे लेटकर सब कुछ महसूस करता। कुछ दिनों तक तो ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन जेम्स को वो नोट मिल जाता है जो पार्क ने फूलों के साथ जेनी को भेजा था, जिसमें लिखा था कि ये फूल मेरी प्यारी जेनी के लिए हैं, तुम हमेशा खुश रहो। अब ये देखकर जेम्स आग बबूला हो जाता है और जेनी से पूछता है कि आखिर उसको ये फूल किसने भेजे। जेनी कहती है कि ये मेरे स्कूल का एक पुराना दोस्त है जिससे मैं सालों से नहीं मिली हूँ। लेकिन जेम्स को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। गुस्से में वो जेनी का सर बाथटब में डाल देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। पार्क ये सब कुछ नीचे से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जेम्स उसे बेसुध कर देता है और खुद आराम से जाकर सो जाता है। इसके बाद पार्क धीरे से बाहर निकलता है और बाथरूम में जाकर जेनी को बाहर निकालता है, जिसका शरीर ठंडा पड़ चुका होता है, जिसको वो तौली से साफ करता है और सुखाता है। जिसके कुछ दिनों बाद जेनी को धीरे धीरे महसूस होता है कि शायद वो इस घर में अकेली नहीं है। वो सोचती है कि शायद कोई यहाँ पर है जो उसका ध्यान रख रहा है, यानी कि एक साया जो उसको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। वो डॉक्टर से भी बात शेयर करती है, लेकिन डॉक्टर उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बताता है। वो बताता है कि बच्चा पैदा होने के बाद ऐसी डेल्यूजनल स्थिति आ जाती है, लेकिन जेनी मानने को ही तैयार नहीं। उसको लग रहा था कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कोई तो है जो मेरा ख्याल रख रहा है। वो देखती है कि उसकी मछलियाँ, जो आमतौर पर जल्द ही मारी जाती है, अब एकदम स्वस्थ है। उसका बच्चा भी कई बार अकेले में हंसता रहता है, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। जेनी पूरा घर छानती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि अगर यहाँ पर कोई है तो मेरी मदद करो और मुझको बचा लो। लेकिन उस वक्त पार्क वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। वो अपने घर में सो रहा था, लेकिन फिर भी वो नींद में जेनी को महसूस करता है। उसको लगता है कि शायद जेनी को मेरी मदद की जरूरत है। जैसे वो उसको पुकार रही हो, वो महसूस कर लेता है। अब हो सकता है कि शायद पार्क का प्यार इतना सच्चा था, इसीलिए उसका जेनी के साथ इतना गहरा जुड़ाव था। ऐसे ही एक दिन वो सपना देखता है कि जेनी उसको बुलाकर कहती है कि अब मेरे घर मत आना पार्क, मैं और मछलियां पालना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी पार्क उससे मिलने जाता है, जहाँ पर पहले से जेनी का बॉयफ्रेंड मौजूद होता है। वो पार्क को देखकर उसके साथ मारपीट करने लगता है। वो जेनी को भी गालियां देता है और काफी मारता है। तब पार्क मछली के टैंक की वायर खींचता है और गीले फर्श पर उसको झटका देकर मार डालता है, जिसके बाद वो जेनी को वहां से लेकर भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये सब पार्क का एक सपना था, जो अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा था। पार्क ने जो सपने में देखा था वो सब कुछ सच करना चाहता था। मतलब वो जेनी की मदद करना चाहता था, यानी कि वो जेम्स को मारना चाहता था। इसीलिए एक दिन वो इलेक्ट्रिक टेजर लेकर जेनी के डाइनिंग एरिया के पर्दे के पीछे छुप जाता है। और रात को जब जेम्स खाना खा रहा होता है तो जेनी उसको बताती है कि उसके पापा को कैंसर है और डॉक्टर भी अब जवाब दे चुके हैं। वो नहीं जानती कि उनके पास कितना समय बचा है, इसीलिए वो उनसे मिलने जाना चाहती है। लेकिन जेम्स बेरुखी से कहता है कि अगर तुम उनसे मिल भी लोगी तो क्या मरेंगे नहीं। जेम्स जेनी को उनसे मिलने के लिए मना कर देता है, जिसको सुनकर जेनी को गुस्सा आता है और वो जेम्स को थप्पड़ मार देती है, जिससे जेम्स आग बबूला हो जाता है। वो उसकी उंगली पर पैर रख देता है और कहता है कि मुझ में इंसानियत नहीं है, इसलिए मुझसे मत भिड़ो। जिसके बाद जेम्स जेनी को बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि उसका एक दांत भी टूट जाता है।
पार्क ये सब कुछ पर्दे के पीछे से देखता रहता है। वो गुस्से से भर जाता है और वो चाहता था कि वो उसी वक्त जेम्स को मार दे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। बाद में उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो अपने घर जाकर खुद को स्टेजर गन से करंट दे देता है। अब झटका इतना तेज होता है कि पार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है, और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि जेनी अपने बच्चे को लेकर जेम्स को बिना बताए वहां से भाग रही है। पार्क उसको रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसको रोक लेती है। दरअसल उसी इलाके में एक लड़की की स्टोर में हत्या हो गई थी और पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही थी। पार्क उस हत्यारे को जानता था, इसलिए जो भी जरूरी जानकारी होती है वो पुलिस को दे देता है। उसी वक्त पार्क के मन में एक अजीब डर जागता है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लोग उसको भूल जाते थे। उसकी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ है। उसे याद आता है कि जेनी के साथ उसकी बस एक ही कॉफी डेट हुई थी। उस दिन के बाद जो कुछ भी हुआ वो बस उसकी कल्पना थी। कॉफी के बाद उसने जेनी के घर जाने का वादा किया था, लेकिन जेनी ने उसको फोन करके मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ पर मछलियाँ रखना मुश्किल है, तुम मत आना और अपना ख्याल रखो। लेकिन पार्क पहले से ही उसके दरवाजे तक पहुँच चुका था। उस दिन के बाद जेनी ने कभी पार्क से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश नहीं की। दोनों के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। अब प्रेजेंट में जब जेनी अपने पापा से मिलकर लौटती है तो जेम्स फिर से उसके ऊपर गुस्सा होता है। वो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उनसे क्यों मुलाकात करने गई थी, वो उसका कारण पूछता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जेनी डरती नहीं है। वो किचन से चाकू उठाकर कहती है कि आज तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको मार डालूंगी। लेकिन जेम्स भी डरता नहीं है। वो चाकू पकड़कर कहता है कि मुझको मार कर दिखाओ। जेनी इस चीज से डर जाती है, इसीलिए वो चाकू को छोड़ देती है। अब जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझको सुन सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो और मुझको बचा लो। और ठीक उसी पल पार्क पर्दे के पीछे से निकलता है और जेम्स को इलेक्ट्रिक टेजर से झटका देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जेनी पार्क को हैरानी से देखती है। वो कहती है, तो अब तक तुम मेरे ही घर में छुपे हुए थे, क्या तुम मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर जेनी पार्क से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनकर पार्क अंदर से टूट जाता है। उसके मन में आता है कि नाम बताने से अब क्या ही फायदा होगा, क्योंकि ये फिर से कुछ दिनों बाद मुझको भूल जाएगी, जैसे उस कॉफी डेट के बाद भूल गई थी। इतने में जेम्स को होश आने लगता है, जिसको देखकर जेनी उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए पार्क जेम्स को गला दबाकर मार डालता है। इसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है, मैं अब तक अकेला रहा हूँ, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। मुझे जलन होती थी कि जेम्स की पत्नी इतनी सुंदर क्यों है, इसीलिए मैंने उसको मार डाला। लेकिन तभी पीछे से जेनी आती है जो उसका नाम पुकारती है, पार्क। वो कहती है कि मुझको याद है, तुम वही हो जिसके साथ मैंने एक बार कॉफी पी थी। दरअसल जेम्स की मौत के बाद जब पार्क पुलिस के पास गया था, जेनी अपने पड़ोसी के घर गई, जहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों से उसको समझ आया कि पार्क उससे कितना प्यार करता है। उसे कॉलेज की एक ग्रुप फोटो दिखती है जिसमें पार्क उसके ठीक बगल में खड़ा होता है, लेकिन इतने सालों से उसने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पर अब उसको सब कुछ याद आ गया है। वही लड़का जिसने उसे मछलियों का टैंक देने का वादा किया था, लेकिन फिर उसने मना कर दिया था। आखिर में पार्क और जेनी बस एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं। दोनों की आंखें नम होती है। जेनी को महसूस होता है कि पार्क उससे कितना प्यार करता है। महज एक बार कॉफी पीने के बावजूद भी उसने आज तक उसे अपने दिल में जिंदा रखा था। यहाँ तक कि उसने जेनी को उसके हैवान पति से आजादी भी दिला दी थी और सारा दोष अपने सर पर ले लिया था, ताकि जेनी एक अच्छी जिंदगी जी सके। वही पार्क तो इस बात से खुश होता है कि चलो आखिरकार जेनी को वो याद तो है। अब शायद पूरी जिंदगी वो इसी चीज को याद कर करके खुश होता रहे। जिसके साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये कहानी एक लव स्टोरी भी थी और आजकल की सच्चाई भी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हर देश में आम बात है। ऐसे में पार्क जैसे हीरो ने आकर जेनी की मदद की, और वो भी बिना किसी डिमांड के। यानी पार्क का प्यार हमेशा से ही जेनी के लिए सच्चा था। इसी गुड नोट पर हम आज के इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।